सोचिए जरा, किसी भी राष्ट्र को उसकी आत्मा, उसकी पहचान और उसका वजूद आखिर कहाँ से मिलता है? एक ऐसी ठोस बुनियाद जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ कर रखती है और उनके आने वाले कल की दिशा तय करती है। आइए, आज के इस एक्सप्लेनर में भारत के संविधान की उस मूल आत्मा को समझते हैं जिसे हम प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ये सवाल अपने आप में बेहद गहरा है। क्या महज एक छोटा सा पैराग्राफ किसी पूरे देश के दर्शन और उसके असूलों को परिभाषित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। प्रिएम्बल सिर्फ कुछ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये संविधान का एक बेहद भावनात्मक और पावरफुल हिस्सा है। ये एक ऐसी धरोहर है जो बताती है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या है। ये शब्दावली जब भी गूंजती है, एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये शुरुआती शब्द ही इस बात का सबूत है कि संविधान को उसकी असली ताकत, उसकी शक्ति सीधे तौर पर इस देश की आम जनता से मिलती है। ये आगे आने वाली सदियों तक राष्ट्र का मार्गदर्शन करने के लिए लिखी गई एक अटल घोषणा है। तो आज के इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे संविधान के आइडेंटिटी कार्ड की, इसकी ऐतिहासिक जड़ों की, उन कोर कीवर्ड्स की जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी हैं, 42nd अमेंडमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की, और अंत में एक क्विक रैपिड रिवीजन भी करेंगे। शुरुआत करते हैं इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कि आखिर प्रिएम्बल एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है। 26 नवंबर 1949, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब प्रस्तावना को ऑफिशियली अपनाया गया था। इसे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड और उसकी मूल फिलॉसफी कहा जाता है। आसान भाषा में प्रिएम्बल पूरे संविधान का सार, उसके लक्ष्य और आदर्शों को बिल्कुल संक्षेप में प्रस्तुत करता है। आप चलते हैं थोड़ा इतिहास में, आखिर इन शब्दों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कहानी शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। इस रेजोल्यूशन ने ही एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की ठोस नींव रखी थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे प्रिएम्बल का आधार बना। एग्जाम के नजरिए से सबसे क्रूशियल पार्ट अब शुरू होता है। चलिए इन कोर कीवर्ड्स को स्ट्रक्चर करके डिकोड करते हैं। सबसे मूल शब्द है सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका सीधा सा अर्थ है अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने की पूर्ण स्वतंत्रता, बिना किसी बाहरी दबाव के। भारत एक सॉवरेन शक्ति है। इसका मतलब है देश अपने नियम खुद बनाएगा और किसी दूसरी शक्ति के अधीन बिल्कुल नहीं होगा। अगला शब्द है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ये सिर्फ चुनाव या वोटिंग तक सीमित नहीं है। ये एक कंप्लीटली पीपल सेंट्रिक सिस्टम है जहां असली पावर आम लोगों के हाथों में होती है। पर इसमें एक और बड़ा पहलू छुपा है। लोकतंत्र में सिर्फ मेजॉरिटी का रूल नहीं होता, बल्कि इसमें समानता और अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के अधिकारों का पूरा सम्मान शामिल होता है। वहीं अगर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात करें तो इसके दो आयाम होते हैं जो एग्जाम्स के लिए बेहद दिलचस्प हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है जब स्टेट किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। वहीं पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि स्टेट सक्रिय रूप से नागरिकों की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है ताकि लोग अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हो सकें। समानता या इक्वालिटी। एक आधुनिक समाज में समानता का सीधा कनेक्शन ह्यूमन डिग्निटी से है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धर्म, जाति, लिंग या किसी भी आर्बिट्ररी पैरामीटर के आधार पर किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। समाज में सबको आगे बढ़ने के एक समान अवसर मिलेंगे। और इन सब आदर्शों को एक साथ बांध कर रखता है जस्टिस यानी न्याय, किसी भी शांतिपूर्ण समाज के लिए सबसे जरूरी गुण। ये सिर्फ अदालत वाला न्याय नहीं है, इसके कई आयाम हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आज के दौर में बेहद अहम जेंडर जस्टिस और एनवायरमेंटल जस्टिस। ये सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। अब आते हैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर जिसने प्रिएम्बल के टेक्स्ट में एक बड़ा बदलाव किया। 1976 से पहले प्रस्तावना में शब्दावली थी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे भूलना नहीं है।
यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। भारत का जो सोशलिज्म या समाजवाद है वो दूसरे ग्लोबल मॉडल से काफी अलग है। इंडियन ब्रांड का समाजवाद एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसका मूल आधार एक मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखना है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश के विकास में योगदान देते हैं। लेकिन क्या प्रीएम्बल संविधान का लीगल हिस्सा है? ये कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में बहुत लंबी चली। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया वक्त के साथ काफी बदला है। 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में कोर्ट ने तय किया कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में फैसला पलट दिया गया और कहा गया कि ये बिल्कुल हिस्सा है। आगे चलकर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस ने इस बात को और मजबूती से स्थापित किया कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है। और उसी 1973 के केशवानंदा भारती केस से उभर कर आई एक बेहद पावरफुल थियोरी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसने एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी। संसद संविधान में अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, और प्रियम्बल के आदर्श इस मूल ढांचे का एक बड़ा हिस्सा है। चलिए, अब वक्त है एक अल्टीमेट रैपिड रिवीजन का, जिससे ये सारे कोर फैक्ट्स आपकी मेमोरी में लॉक हो जाएं। इन 4 तथ्यों को टिप्स पर रखना है। पहला, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश हुआ। दूसरा, 42nd अमेंडमेंट ने 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी शब्द जोड़े। तीसरा, बेरुबारी यूनियन केस ने कहा प्रियम्बल हिस्सा नहीं है। और चौथा, केशवानंदा भारती केस ने स्थापित किया कि यह बिल्कुल एक अहम हिस्सा है। प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की असली आत्मा है। ये उन आदर्शों का दर्पण है जिन्हें हमारे संस्थापकों ने देखा था। लेकिन अंत में सोचिए जरा, क्या एक संविधान सच में जीवित रह सकता है अगर उसकी मूल शिक्षा और उसके प्रियम्बल के इन आदर्शों को भुला दिया जाए? इन मूल्यों को याद रखना और उन्हें समझना ही एक जागरूक नागरिक की सच्ची पहचान है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन संकल्पनाओं पर गहराई से चिंतन जरूर करें।